गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं? गुड आफ्टरनून सर। ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप आ, कैसे हैं? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। आ, यस सर। अपने ऑडियंस को बता दूं कि आज हमारे साथ जो है निधि मैम जुड़ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में जो यूकेपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, उसमें मैम जो है काफी अच्छे रैंक से चयनित हुई हैं। तो मैम से इंटरेक्ट करेंगे, एक शॉर्ट इंटरेक्शन होगा और उसमें जो है मैम के एक्सपीरियंसेस जो है उसको साझा करने की हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ। तो जी सर। स्वागत है मैम आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। आपने हमें जो है समय दिया इस प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू जी मैम। मैम ये जो सेशंस है, मैंने बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी किए हुए हैं, काफी सारे सेशंस। तो मेरा एक स्ट्रांग बिलीफ रहता है कि भाई सबकी अपनी एक जर्नी होती है, सबका अपना स्ट्रगल होता है और सबकी अपनी यूनिकनेस होती है कुछ हर प्रिपरेशन में। तो उनसे जी उनके सर। एक्सपीरियंस जो है साझा किए जाए। और कुछ जी हमें सर। पता नहीं कि किसका एक्सपीरियंस किस बच्चे को काम आ जाए जो फ्यूचर हमारा एस्पिरेंट्स है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो सेशन है काफी हेल्पफुल होने वाला है। बेसिक मैम शुरुआत करते हैं, आपकी स्कूलिंग और एजुकेशन से थोड़ा सा बताएं बच्चों को, ताकि बच्चों के मन में बड़ा ये संदेह रहता है ना कि हमें बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से होना है, या फिर हम अगर गांव नहीं देहात की नहीं पृष्ठभूमि से हैं तो कैसे कर सकते सर, बेसिकली मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक छोटा सा टाउन है, स्मॉल टाउन है। और मेरी हैं? जो जी भी जी। स्कूलिंग हुई है सब हिंदी मीडियम से हुई है। जी जी मतलब मैम। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं। और मैंने उत्तराखंड बोर्ड की ही पढ़ाई करी है 12th तक। उसके जी बाद मैंने वहीं श्रीनगर गढ़वाल में ही एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, वहाँ जी से मैम। अपना ग्रेजुएशन किया था और 2008 में ग्रेजुएशन किया था। जी जी तो मतलब आप समझ लीजिए 2008 में ग्रेजुएशन। एंड देन 2010 में मैंने एम फार्म किया फार्मास्यूटिक्स में। जी और 2010 में एम फार्म करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर दी थी एज अ टीचर। बीच में मैंने जी गेट भी क्वालिफाई किया था, मतलब आफ्टर माय बी फार्म आई हैव क्वालिफाइड गेट, आईआईटी गेट। तो और फिर मैं टीचिंग लाइन में ही आ गई। मैंने रेनवैक्सी में भी 6 महीने प्रोजेक्ट किया था, रेनवैक्सी गुड़गांव इसमें जी प्रोजेक्ट जी। किया था। और मैंने टीचिंग लाइन ही ज्वाइन करी 2010 से। तो 2010 से लेके 2024 तक, आज तक मैं मतलब अबाउट 14 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई एम हैविंग। और मैं देहरादून में ही जॉब कर रही हूँ। जी तो मैम। बस यही है इसमें छोटी तो सा। फिलहाल मैम आप टीचिंग की जॉब में ऑलरेडी थी और हाँ हाँ, मैं तो एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जी जी मैम। हाँ। तो मैम कहीं ना कहीं आपकी ये जो बैकग्राउंड है, काफी एक्सपीरियंस आप रहा है आपको, तो ये एक्सपीरियंस आपके काम आया होगा मेरे ख्याल से, इंटरव्यू में काफी जो है आपको हेल्प हुआ होगा हाँ, इससे। इंटरव्यू में काम आया, रिटर्न में तो मैं नहीं कहती कि काम आया, क्योंकि रिटर्न में ओनली फार्मास्यूटिक्स को पढ़ के तो रिटर्न निकालना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जी हम लोगों के लिए कोलॉजी थोड़ा टफ पड़ जाती है, क्योंकि कोलॉजी में ड्रग्स याद होना और फार्माकोग्नोसी में जो नाम है ड्रग्स के, फिर क्या जी उनके अंदर केमिकल है, केमिस्ट्री सबसे बड़ा चैलेंज, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो थोड़ा चैलेंज हो जाता है, रिटर्न में वो चैलेंज था। पर मुझे मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू में बहुत बहुत ज़्यादा काम आया, मतलब जी मुझे मैम। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा। जी मैम। जैसा आपने अभी अभी इंटरेक्शन में बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे जो हमारे लिए टिपिकल रहे, बीइंग एज ए फार्मास्यूटिक्स पर्सन बैकग्राउंड। तो क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं सर क्या स्किप कर दे क्या इसे। मैं उनको हमेशा सजेशन देता हूँ कि नहीं, आप स्किप मत करिए, आप उसको थोड़ा सा और फोकस करिए। और देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कुछ पता नहीं किस सेगमेंट से, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वो। हाँ, जैसे हमारे डीआई के पेपर में, उत्तराखंड के डीआई के पेपर में एचएपी से बहुत क्वेश्चन आए थे, ह्यूमन जी एनाटॉमी से। जी जी। तो मतलब वैसे तो नॉर्मली सब्जेक्ट है, कोई इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता कि एचएपी ही तो है, तो इतना क्या ध्यान देना है। मतलब लोग कोलोजी और बाकी मेजर सब्जेक्ट को टच करते हैं, पर एचएपी से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो ये है कि हर ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। जैसे एक मिथ है कि डीआई में बहुत डीप पूछते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा तो नहीं आया। इवन जो उस बैकग्राउंड का नहीं है, जैसे मैं कह रही हूँ, हम तो स्यूटिक्स के फील्ड के थे, पर फिर भी कोलॉजी में नॉर्मल क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थोड़े से साइड इफेक्ट, एडवर्स इवेंट, और जी कोग्नोसी में जो सिलेबस था उसको थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लो, क्योंकि बी फार्म में सबने सब कुछ पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं। बेसिक क्वालिफिकेशन तो बी फार्म ही है डीआई की। तो जी जब जी। आपने बी फार्म में सब पढ़ रखा है तो उसको भाई थोड़ा थोड़ा देख लेना सही रहेगा, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, जो मेरा मानना है, छोड़ो मत। जी जी जी। मैम एक और बच्चों का मतलब मेरा खुद का भी एक क्वेश्चन ये है, और आपका थोड़ा सा इस पे ओपिनियन जानना चाहूंगा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि जैसे जीपैट का जब हम देखते हैं तो उसमें स्पेसिफिक सेगमेंट हमारा होता है कि 28 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से, 38 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, 38 शूटिंग से। तो बच्चे उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। और वहां अगर एक आध सेक्शन छूट भी जाता है तो भी बच्चा मेरिट लिस्ट में आ जाता है और अच्छी रैंक के साथ आता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हम स्किप नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न सेट नहीं होते।
तो हम्म। इसको कैसे, क्या मतलब हमारे स्पेसिफिक जीपैड की तरह क्या इसके सेगमेंट को डिवाइड कर देना चाहिए? हालांकि मैं देख रहा था जैसे कुछ में इन्होंने किया है, जैसे फार्मासिस्ट के कुछ एग्जामिनेशन में शूटिंग से 10 क्वेश्चन सर यहाँ। जी जी। एक्चुअली मैं सिंपल से बोलूंगी कि जैसे हमारा उत्तराखंड का जो डीआई का सिलेबस था वो इतना जी ज्यादा बड़ा नहीं था। आप जी जी समझिए उसमें स्पेसिफिक। बायोकेमिस्ट्री नहीं थी, माइक्रोबायोलॉजी नहीं थी, जी काफी सब्जेक्ट ऐसे थे जो थे ही नहीं, मतलब बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे, थोड़ा सा एनालिसिस था, थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस था, मतलब जूरिस्प्रूडेंस तो ज्यादा था, मतलब वो तो ऑब्वियसली होगा ही। जी जी बस ड्रग स्यूटिक्स भी इंस्पेक्टर। नॉर्मल थी, ऐसी ऐसी स्यूटिक्स भी नहीं आ रखी थी कि जो मैं कहूँ बहुत ज्यादा है। तो जी जी। मतलब आप जिस भी उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देख लो। और मतलब जीपैट का सिलेबस तो मुझे लगता है क्या पता बहुत, मतलब जीपैट का सिलेबस वास्ट है, पर हम्म, डीआई का सिलेबस वास्ट ही नहीं था। हमारा यूके डीआई का सिलेबस बहुत ही कॉम्पैक्ट करके उन्होंने दिया था। और जी इवन जी पेपर, और इतना कॉम्पैक्ट सिलेबस है तो भाई हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम, अब हम एक इतनी रेप्यूटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो भी जब हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो हो जाता है। मतलब बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चलो, मुझे जो लगता है बच्चों को सिलेबस के हिसाब से चलना चाहिए। और जी जी। सिलेब और सारा का सारा सिलेबस के हिसाब से ही बटा था, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, एनालिसिस के भी क्वेश्चन थे, जूरिस के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, स्यूटिक्स थे, तो कोलोजी भी थी, कुग्नोसी में भी जो पूछा हुआ था, कुग्नोसी भी उन्होंने बहुत ब्रॉड नहीं की थी। कुग्नोसी में हम्म। भी इवन उन्होंने 20 तक की कोई 10-20 ड्रग्स थी, प्लांट से उनके नाम दे दिए थे, हाँ तो बस स्पेसिफिक उन्हीं कर दिया था, नाम। बस उतने से ही हाँ, पूछा हुआ था। ऐसा नहीं किया कि केवल अल्कोलॉइड कर दिया या ग्लाइकोसाइड कर दिया या कार्बोहाइड्रेट कर दिया, तब हमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अल्कोलॉइड के अंदर ही हम्म, 100-200 ड्रग्स हैं अगर हम कोग्नोसी की बुक पढ़े। पर इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया भाई 10 हम्म, ये अल्कोलॉइड हैं, 10 ये वाले ग्लाइकोसाइड्स हैं, 2-4 जी जी। कार्बोहाइड्रेट डाल दिए। तो बहुत ही मतलब कंसाइज सिलेबस दे दिया, तो जब सिलेबस ही आपका कंसाइज हो गया तो आप फिर सिलेबस को फोकस करो बस। बायोकेमिस्ट्री तो थी ही नहीं, माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने सिलेबस में दे ही नहीं रखी थी, तो जी जी। फिर फायदा हो गया थोड़ा। इंटरव्यू को लेके मैम, मैं हर वीडियो में जो है इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है रखता हूँ, क्योंकि सबका अपना यूनिक एक्सपीरियंस होता है। आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मैम? और थोड़ा सा बोर्ड के बारे में बताइएगा, कितने मेंबर्स थे, बिल्कुल सर, किस किस मैं बैकग्राउंड के तो थे लोग? इवन मैं चाह ही रही थी कि मैं इंटरव्यू को ही जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जब जी हम भी जी। देख रहे थे तो हमें इंटरव्यू में बहुत कम वो मिले थे वीडियो, क्योंकि कुछ पता नहीं हाँ होता। जी जी। तो एक नॉर्मल चीज़ जो मैं पूछूंगी, मेरा जो बोर्ड था एक्चुअली हमारा मतलब 4 लोग थे हमारे उसमें, हम टोटल जो मेरी शिफ्ट थी, मेरी इवनिंग शिफ्ट में इंटरव्यू हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट में भी 18 बच्चे थे और इवनिंग शिफ्ट में भी 18 थे, तो मेरी इवनिंग जी शिफ्ट थी और 3 पैनल थे, हर जी मैम। पैनल पे 6-6 बच्चे थे। तो आप समझ लीजिए 1 2 3, और हर पे 6-6 बच्चे, तो टोटल 18 स्टूडेंट को उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, किसी को जो पैनल मिल रहा है, किसी को भी कोई भी पैनल मिल सकता था, दैट वाज रैंडम। तो किसी को मुझे जो कुछ पता पैनल नहीं था कि मिला, किस पैनल में जाना है, कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, नहीं, वो प्राइवेसी थी। वहीं पे ही जब आप अंदर जाओगे आपको बस बता दिया जाता है कि भाई आपका ये रोल नंबर है, और आपका, जैसे मेरा 24 अक्टूबर को दिन में 1:30 बजे के बाद मुझे रिपोर्टिंग थी कि भाई आपको 1:30 बजे वहां पहुंच जाना है, रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़े लाए थे वो हुआ, एंड आफ्टर 2 o'clock हमारा मतलब इंटरव्यू शुरू हो गया। और जी मुझे जी। पैनल, भाई पैनल 1 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला। तो मैं थोड़ा फोन म्यूट कर देती हूँ, ये कोई बार इशू बार नहीं मैम, कोई डिस्टर्ब इशू रहे। नहीं, क्योंकि हाँ जी। हाँ, तो फिर मुझे पैनल 1 मिला, तो उसमें 4 लोग थे, 4 में से एक तो मेन जो यूकेपीएससी जो हमारा लोक सेवा आयोग थे उनके कोई मेंबर थे, चाहे वो मुझे नहीं पता, और 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो वो जो 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो अलग-अलग फील्ड के थे और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे। जी जी मतलब उसमें एक प्रोफेसर्स थे, लेडी जो थी। सीनियर प्रोफेसर्स थे। हाँ, और मतलब इवन उत्तराखंड से भी नहीं लगे मुझे, बाहर से ही लगे, दिल्ली, पंजाब, जहाँ से भी होंगे नियर बाय, नोन जी तो जी कोई जी। लगा नहीं, बट दे वर जी वेरी जी। एक्सपीरियंस। तो टोटल 4 का पैनल था। जी मैम। फिर उसके बाद एक्चुअली उत्तराखंड के उसमें ये है कि आपको अपनी पहचान गुप्त रखनी है। तो जब आप अंदर जाए, आप जब वहाँ जाते हैं तो वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, कि आप इंटरव्यू के दौरान अपना ना नाम बताएंगे, ना कहाँ से स्कूलिंग की, ना कहाँ से आप कॉलेज और कहाँ काम करें, आपको कुछ नहीं बताना, मतलब जाति, धर्म, नाम, पता कुछ नहीं बताना। मतलब थोड़ा उसको गोपनीय रखा गया था। और एक और फॉर्म दिया गया था, उन्होंने उसी टाइम इवन रोल नंबर भी नहीं बताया गया, ये दिखाया गया कि इंटरव्यू पैनल के पास आपका रोल नंबर भी नहीं है, यू विल जस्ट गेट अ कोड। वहीं पे हमें एक कोड दिया गया, 4 डिजिट का एक कोड था आई थिंक। तो उसी समय कोड दिया गया, और उस फॉर्म में कोड के साथ बोला गया कि अगर आप अपनी कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं
अबाउट योर क्वालिफिकेशन, बिकॉज बी फार्म तो बेसिक है, उसके ऊपर अगर किसी ने एम फार्म किया है, जैसे मैंने एम फार्म था, मेरा पीएचडी था, तो मैंने एम फार्म पीएचडी ऐड किया उस फॉर्म में, एंड मैं 2010 से जैसे वर्किंग हूँ, तो मैंने अपना वर्क वो बता दिया दैट आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट एंड एसोसिएट टोटल। तो वो फॉर्म फिर हमारा मतलब हमारे इंटरव्यू से 1 मिनट पहले वो पियोन जो होते हैं बाहर, उन्होंने अंदर दे दिया इंटरव्यू पैनल वालों को, जी एंड देन आफ्टर 1 मिनट दे दे कॉल्ड मी, तो हम अंदर गए। तो फिर सीधे मतलब जो भी क्वेश्चंस थे वो सीधे फॉर्म से ही स्टार्ट हुए, क्योंकि उनके पास हमारा फॉर्म था। तो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट मैम यू आर फ्रॉम निधि, मैं नाम तो नहीं, मैम यू आर फ्रॉम इन टीचिंग फील्ड फ्रॉम मतलब फ्रॉम 14 ईयर्स। तो फिर सारा जो था, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई वही था, एक बेसिक, व्हाट इज योर कोड। आपको एक कोड दिया गया होगा, मतलब जो जी जी। यूकेपीएससी के जो प्रेजेंस ऑफ थे माइंड चेक उन्होंने करने के लिए कि कितने एक्टिव हैं आप इस समय। ये, वो तो मुझे याद रहा तो मैं एकदम जी से, जी बाप रे, तो मैंने भी एकदम से बोल दिया था यार, बोल दिया। तो मतलब देखो ना, ये कितनी छोटी बात है, तो बट उन्होंने बोला तो मैंने एकदम से कोड बोला, एंड अलर्टनेस देन मैम चेक कर रहे थे कि क्या ये कैंडिडेट हाँ अलर्ट है या नहीं। हाँ हाँ हाँ। फिर पहला क्वेश्चन तो यही था, फिर सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप टीचर हैं और आप डीआई के फील्ड में जा रहे हैं, तो आप दोनों फील्ड में से किस फील्ड को बेहतर मानते हैं। तो फिर मेरा आंसर यही था कि सर दोनों फील्ड का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, टीचिंग दोनों अपने अपनी जगह अच्छे प्रोफेशन, हैं। हाँ दोनों अपनी जगह है। टीचिंग प्रोफेशन भाई आपको शिक्षा का क्षेत्र है, और जी ये जो डीआई क्षेत्र है चिकित्सा और पब्लिक सर्विस का फील्ड है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी महत्ता रखते हैं। बस मैंने इतना ही बोला, तो बिल्कुल सही मेरे जवाब ख्याल मैम, से परफेक्ट जवाब है ये। हाँ, यही सुनना चाहते थे हम कहाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन उनका आया कि जैसा आप शूटिंग से हैं, आप रिसर्च करती होंगी, तो आप कोई 2 नेचुरल पॉलीमर बता दो जो बाइंडर की तरह काम करते हैं। तो जी जब तक जी मैं बताती तब तक बगल वाली मैम थी, उन्होंने बोला ऐसे नेचुरल पॉलीमर बताओ जो बाइंडर है और जो अभी जिस पे बहुत लेटेस्ट काम हो रहा हो, मतलब जी जी लेटेस्ट लेटेस्ट। तो मतलब दे वांट सम टाइम ऑफ पॉलीमर। फिर उसके बाद फिर उसमें पीएचडी का टॉपिक पूछा, व्हाट इज योर पीएचडी सॉरी। टॉपिक, कि आपने पीएचडी करी तो आपका पीएचडी का टॉपिक क्या था। फिर उसके बाद एक सर ने पूछा कि आप जैसे लैब में काम करते होंगे, आप रिसर्च करते हो, क्योंकि मेरा बेसिकली बैकग्राउंड पूरा रिसर्च का ही है, पब्लिकेशन, पीएचडी स्टूडेंट एम। तो उन्होंने कहा जी रिसर्च करते हो, तो रिसर्च में आप अपनी लैब में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो एनालिसिस में। तो जैसे मैंने यूवी के बारे में बताया, तो फिर उन्होंने यूवी के क्वेश्चन शुरू कर दिए। यूवी विजिबल में कौन से लैंप होते हैं, और उसकी जो क्यूवेट होती है वो यूवी की किसकी बनी है, विजिबल की किसकी बनी है। देन एफटीआर आ गया, फिर एफटीआर में पीक्स बताओ। तो मतलब वो मेनली थोड़ा फिर एनालिसिस। मेनली मैम ये था कि जो आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो जो है पूछ रहे थे, और आपका इंटरव्यू हाँ, उसी के नहीं, इर्द नहीं, गिर्द जा रहा मतलब था। वो, हाँ, वो वहाँ जाता रहा, फिर ऐसा भी नहीं है, फिर एकदम से फिर उन्होंने सीधे जूरिस्प्रूडेंस पे वो हो गए, और उन्होंने जो भी थे उन्होंने कहा ज़रा मुझे बताओ अगर कोई ड्रग इम्पोर्ट करनी हो तो कैसे इम्पोर्ट करेंगे। तो उन्होंने फिर फॉर्म्स पूछे, जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट के फॉर्म हैं कि भाई तो इम्पोर्ट के फॉर्म भी पूछे। फिर वहाँ से वो घूमते घूमते फिर एट्रोपिन पे पहुँच गए कि एट्रोपिन क्यों दी जाती है, एट्रोपिन क्या है, क्यों कब दी जाती है, तो उसका रोल। फिर एट्रोपिन से फिर वो क्वेश्चन उनका उस पे आ गया। अभी एक लेटेस्ट पिलोकार्पिन करके मेरे ख्याल से एक आई ड्रॉप आया है मार्केट में, जिसने कुछ क्लेम किया था कि चश्मा हटा देगी, हाँ कुछ हाँ ऐसा। हाँ। तो फिर सीडीएसईओ ने मेरे ख्याल से उसको कुछ वो किया, कुछ कुछ बोला या कुछ भी उस पे एक्शन लिया। तो दैट दैट क्वेश्चन आल्सो केम देयर। तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो फिर तो मैंने बताया। फिर जब मैंने कहा आप ऐसी डिजीज को बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते जिसका ट्रीटमेंट वो नहीं है। तो फिर जी, वो शेड्यूल्स कि किस शेड्यूल में आता है। क्योंकि तो फिर ब्लाइंडनेस शेड्यूल, वगैरह मैम वो शेड्यूल जे में मेंशन कर रखा है, और ये आई हाँ, ड्रॉप क्लेम कर रही है उन्होंने कि कहा जो है उन्होंने विजिबिलिटी बढ़ा यही देगी। बोला कि मैंने कहा ये तो शेड्यूल जे में आता है। तो फिर उन्होंने कहा डायबिटीज किस में आता है, मैंने कहा वो भी जे में आता है। फिर उन्होंने पूछा तो फिर डायबिटीज की दवाई एच में क्यों आती है, मतलब कुछ ऐसा ही। तो मैंने कहा एच में प्रिस्क्रिप्शन मतलब, प्रिस्क्रिप्शन में। हाँ मतलब वो आपका नॉलेज चेक करना चाहते थे कि आपने रटा हुआ तो नहीं है, यू हैव द नॉलेज या दैट कि भाई डिजीज की कैटेगरी ये है और दवाइयाँ इसमें आएंगी। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग मतलब, बेसिकली वो चेक कर रहे थे मैम कि कितनी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, जी हाँ, फिर सीजीएमपी और जीएमपी के बीच में 5 अंतर बताओ, तो ये भी क्वेश्चन आया। फिर एक मैम थी, उन्होंने बोला आप तो एक लेडी हैं, और बीइंग अ लेडी आप टीचिंग में रहे हैं और आपके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा अगर आप डीआई इज अ फील्ड जॉब, हाउ विल यू मैनेज। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आए।
रिसर्च मतलब अच्छा। मैं हमसे, हाँ हाँ, मेरे से तो पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन में टेक्निकल मीन्स आप जूरिस्प्रूडेंस से लेके कोग्नोसी कोलॉजी एनालिसिस स्यूटिक्स में स्लगिंग जिसे बोलते हैं ना, जी। slugging और ड्राई डायरेक्ट ग्रेनुलेशन में कंप्रेशन, करते हो। वो सारा उसके बारे में भी पूछा। तो आधे क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई हूँ, मतलब बहुत सारे मैं भूल, कार्ल फिशर टाइट्रेशन पूछ लिया इतना तो, पर मैंने कार्ल फिशर तो टाइट्रेशन का ये एक आइडिया लग कंपोजिशन। रहा है मैम कि केमिस्ट्री के लोग थे वहां पर, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के थे वहां पर प्रोफेसर जो हाँ सर, केमिस्ट्री के ऊपर हाँ से सवाल केमिस्ट्री के तो थे क्योंकि वो एनालिसिस पे बहुत फोकस कर रहे थे, एनालिसिस में क्या किया है, एनालिसिस में क्या किया है, तो केमिस्ट्री के थे। और तो जूरिस्प्रूडेंस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ड्रग इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में। अगर आप कोई भी डीआई उठा लीजिए मैम, ये एक कॉमन रहा है ट्रेंड कि जूरिस्प्रूडेंस से पूछते ही पूछते हैं, खास करके डीएनसी एक्ट से, एनडीपीएस एक्ट से, और रिसेंट का इवेंट हुआ कोई यूएसएफडीए से रिलेटेड कोई इवेंट है या सीडीएसयू से अप्रूवल दिया, तो ये सब चीजें पूछते हैं थोड़ा सा। तो हमें करंटली भी प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा, जैसे आपसे वो आई ड्रॉप वाला पूछ लिया इन्होंने। हाँ वही मैं तो कह रही ना करंट अपडेट्स मार्केट का में। हाँ मतलब ऐसा कुछ इतना डीप नहीं पूछा, पर ये वो अभी एक हाल फिलहाल नॉर्मल। मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की न्यूज थी। 15-20 दिन या एक हाँ, महीने पहले की न्यूज थी। जी जी। समय पे जिस समय पे सीडीएसयू ने कई दवाइयों को वो भी किया था कि भाई ये बैन भी किया क्वालिटी था। उनकी, हाँ कई बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो उसी टाइम की तो थोड़ा मुझे मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को उन्होंने जी जी। पूछा नहीं, दे वर जस्ट टेलिंग एट्रोपिन से क्वेश्चन उधर घूमा तो वो आपस में ही डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे पता था लकीली, तो मैंने खुद ही अपने आगे इनिशिएट लेके मैंने उन्हें वो जी पूरा इवेंट ही बता दिया कि सर अभी ऐसा हुआ, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि भाई दे वर नॉट आस्किंग, दे वर मतलब वो आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे थे इस टॉपिक को, तो मैंने खुद ही आगे बढ़ के उन्हें बताया एंड इट शोज दैट आई एम अवेयर अबाउट द करंट, उसके बारे में भी ना, करंट अफेयर्स या करंट जी। नॉलेज। तो और बच्चों से जैसे और पैनल से तो मुझे बता रहे थे कि मैम उत्तराखंड के बारे में भी पूछा गया जिस स्टेट के आप हो, पर हमारे उत्तराखंड पैनल में स्पेशल तो, से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उस राज्य की स्पेसिफिक हाँ, जानकारी पर वो वगैरह। मेरे पैनल में मतलब मुझसे नहीं पूछा गया, ये मैं कहूँगी कि मेरे से पूरा का पूरा टेक्निकल पूछा गया। और एक और बात मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि भाई पढ़ना जी तो मैम। पड़ेगा, ये सोचना कि इंटरव्यू में बस ऐसे ही हो जाएगा, आपने रिटर्न क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि उत्तराखंड डीआई का जो रिटर्न था वो केवल स्क्रीनिंग था। जी मैम। इंटरव्यू में मेरे ख्याल से उसके कोई भी मार्क्स ऐड ही नहीं हुए हैं। इंटरव्यू वाज ओनली, इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ा मतलब पढ़ के जाओ नहीं मैम, अच्छे इंटरव्यू से। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और काफी सारी चीजें ड्रेसिंग को लेके मैम, बीइंग एज ए फीमेल मेंबर काफी कंफ्यूज रह रही, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा सजेस्ट भी नहीं कर पाते अपने उसमें, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो या सर फिर जब पढ़ाते वक्त। तो आप थोड़ा सा अगर शेयर करें कि क्या बेसिक चीजें, ऐसी चीजें कंफर्टेबल जो हम पहन के जाएं, नहीं नहीं, जो हमारे लिए बिल्कुल इंटरव्यू में बिल्कुल सुटेबल बिल्कुल। होती हैं। सर ड्रेसिंग का जितना मैंने वहाँ देखा और जितना मैंने भी खुद ही वो जो क्रीम और गोल्डन कलर की साड़ी वाला बॉर्डर आता है, मतलब लाइट कलर की कोई भी साड़ी जैसे आप रखो, इवन आईएएस के साड़ी पहन इंटरव्यू पे सकते आप हैं, देख, नॉर्मल सूट वगैरह पहन सकते हैं। सूट भी थे नॉट दैट मच हाई फाई, पर सर साड़ी एक ऐसी चीज है कि पहनो तो ग्रेस थोड़ा बढ़ जाता प्रोफेशनल है। लुक आता है, हाँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक, एक हाँ। दिन पहनने में, 1 घंटा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और हैवी साड़ी थोड़ी पहननी है, नॉर्मल जी जी। कॉटन की साड़ी पहन के उसे प्रॉपरली ड्रेप कर दो, प्रॉपर डिसेंट सा ब्लाउज कॉलर वाला या फुल स्लीव के ब्लाउज पहन लो, तो मतलब जी वो जी। मुझे अच्छा लगता, मतलब कई लड़कियां जो छोटी छोटी भी थी मैंने देखी, मतलब जस्ट बी फार्म, हम तो जब एक्सपीरियंस है तो हमें साड़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं करती, जी पर जी। छोटे छोटे वो सब प्रॉपर साड़ी पहन के आ रखे थे, साड़ी एंड प्रॉपर ब्लाउज भी मतलब डिसेंट साड़ी टाइप थोड़ा के, सा एक जो है प्रोफेशनल लुक दे रही है, और मतलब मैं कम। साड़ी सजेस्ट जी जी। करूंगी, और मैं जी जी। क्रीम कलर की या ऐसे लाइट कलर के शेड्स में लाइट कलर साड़ी की, जी सजेस्ट जी। करूंगी। हाँ, मे इवन पिंक भी चलेगा या जो भी है, पर आप डिसेंट कलर पहन के जाएं। एंड जेंट्स तो सब सूट वूट वाले थे, प्रॉपर ब्लेजर्स वगैरह थे, जी जी। या शर्ट भी थी, कईयों ने शर्ट भी पहनी हुई थी, वो भी ऐसा नहीं है, शर्ट फुल स्लीव की शर्ट थी, टाई थी, तो जेंट्स के साथ तो दिक्कत नहीं, वो थोड़ा लेडीज का है कि अगर वो साड़ी पहने तो अच्छा इंप्रेशन आता है। जी मैम। मैं बच्चों को जब मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ अपने यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, या फिर अपने यहाँ जो कोर्सेज होते हैं, तो पैटर्न उनको बताता हूँ, भाई आप पहले एग्जाम के बारे में अच्छे से समझो, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, आप सिलेबस देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग से जुड़ना है, जैसे भी जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो आप उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करके एग्जाम दो। तो ये कॉमन सी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने कुछ अपनी इस जर्नी में कुछ यूनिक ऐसी चीजें की हो जो आप साझा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सर। जी देखिए सर, सेल्फ स्टडी तो वैसे करनी ही है, पर जब आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, तो केवल बुक के भरोसे बैठ के और अपना वो करके आप नहीं कर सकते। आपको कोई ना जी। कोई प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करना ही होगा, और अब तो इतने अच्छे आपका जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, टू टेक्सो जी मैम। अकेडमी, तो जी जब मैम। हमारे पास और फैसिलिटी अवेलेबल है,
और कम पैसों में। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, जी जी आपका फ्यूचर की बात है तो जी स्मार्ट लर्निंग जिसे मैं कहती हूँ, आप आप जैसे जितने भी ये प्लेटफॉर्म है जो भी स्टडीज हमें प्रोवाइड करे, अगर इनसे जुड़े तो एक जी स्मार्ट लर्निंग गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि कौन से क्वेश्चन से ज्यादा, कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछा जाता है, जी कौन जी से क्वेश्चन है ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। तो मैं बच्चों को बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि भाई अपनी बुक से तो तुमने बीफार्म में पूरा पढ़ लिया है, जी। पर उस पढ़ाई को अब आगे कैसे, मतलब कॉम्पिटेटिव वे उसको में, ऐसा, कॉम्पिटेटिव अप्रोच में कैसे यूज करेंगे उसको। बहुत अंतर है। जी जी मतलब स्मार्ट लर्निंग और ये जो लर्निंग हम बुक से करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा सा अगर बच्चे अपने थोड़े पैसे थोड़े से खर्च कर दें, या किसी उसको करते हैं, जैसे पहले के जमाने में तो सर कुछ था नहीं, जब हम लोग थे हमने कैसे जी गेट मैम। वगैरह निकाला हम ही को पता है, पर नहीं अब जो मैम, उस समय फैसिलिटी तो मिल, रिसोर्सेज के अभाव थे, बहुत कम रिसोर्सेज नेट थे। तक नहीं था सर, वो बड़ी हाँ, बड़ी मोटी इंटरनेट नहीं मोटी था बुक मैम, हाँ। उठा के उन्हीं को लगे हैं, रैमिंगटन पढ़ रहे हैं, लैकमैन पढ़ रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा। मैं तो फिर भी हिंदी मीडियम की थी तो मुझे बहुत टफ पड़ता था ये बुक्स पढ़ने की, पर करा हमने भी, गेट निकाला, हम आज यहाँ डीआई पे पहुंचे हैं, तो बच्चे थोड़ा इंस्पायर हुए। और मैं बस सजेस्ट तो यही करूंगी कि बेटा अपने आप से पढ़ो, पर साथ कोई ना कोई, जैसे आपकी जैसे एकेडमी इतना अच्छा कर रही है तो इसको जी जरूर ज्वाइन करें। तो जी मैम। स्मार्ट लर्निंग। मैम जैसे कुछ मैं सिविल सर्विसेज की भी बीच बीच में बात कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसका रहा है मुझे। उसमें कुछ इंटरव्यू में वो क्वालिटीज वगैरह चेक करते हैं, जैसे आपकी अलर्टनेस चेक कर लिया उन्होंने, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका देख लिया उन्होंने, क्या कैसे आप बात कर रहे हो, और पब्लिक डीलिंग कैसी आपकी है, लीडरशिप क्वालिटी देख लिया आप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है। तो एज ए ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जब हम जा रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी इनकलकेट होनी चाहिए हर एस्पिरेंट में। ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए, उन्होंने चेक करने की कोशिश की इंटरव्यू पैनल ने, ऐसा कुछ। सर जो बेसिकली ये है ना कि मैंने देखा कॉन्फिडेंस जो जी मेन ये है, और आप घबरा तो नहीं रहे हो इंटरव्यू में, आई कांटेक्ट प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया आपको नहीं आता है हम्म तो मतलब उस आप उसके नियर अबाउट ही आंसर दे दो, कि ऐसा बोल दो सर ओके दिस, ये नहीं है पर ये भी एक प्रोसेस, तो मतलब आपको आई थिंक कॉन्फिडेंट रहना है। और सबके साथ एक एक जैसे हम एक मीटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ टफ नहीं होता। मैं सच जी बताऊं, मुझे कुछ वो नहीं लगा वहां पे, जैसे जी हम गए, चार लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला, और जैसे बातें होती है एक नॉर्मल, आप जी जी आपसे मैम। कुछ पूछा मतलब और वो आपने उसका पैनल रिप्लाई कंफर्टेबल दिया। फील कराते हैं कैंडिडेट को, कि हाँ थोड़ा हाँ हाँ कंफर्टेबल हाँ, होकर बात पैनल करें। कंफर्टेबल फील कराते हैं, कई पैनल वालों तो बोतल भी प्रोवाइड करे थे कि पानी पी लो, कंफर्ट। जी मैं तो जी जब गई उन्होंने मुझे पहले यही कहा, बेटा आराम से बैठ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, तो वो कंफर्टेबल। तो सर मैं आपको यही तो कह रही हूँ, अगर बच्चे पे नॉलेज होगा ना जी जी, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कॉन्फिडेंट, उसका। जी जी पर अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन भी इतने हाई लेवल के नहीं है, आप समझिए ना, एनालिसिस में भी यूवी के लैम्प पूछना, और बेसिक्स किस क्वेश्चंस। चीज जी। क्यू क्यूवे, हमने जब रिटर्न क्लियर किया है तो हमने रिटर्न में तो पढ़ाई है क्यूवेट किसकी हम्म। बनी है, नैनो पार्टिकल जी के क्या काम होते हैं, जी बेसिक मैम। बेसिक। और क्योंकि मैं इस फील्ड की थी रिसर्च का, तो मुझसे रिसर्च का पूछा, जो इंडस्ट्री के रहे होंगे उन्हें इंडस्ट्री का, जो हॉस्पिटल के रहे होंगे वो उनसे उनसे। तो थोड़ा अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना जैसे हम 14 ईयर के एक्सपीरियंस है तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस या इन्हीं का होगा, ऐसा नहीं है, कई एक्सपीरियंस थे जिनके नहीं हुए, और जी, कई ऐसे थे जो बिल्कुल प्रेशर थे फ्रेशर थे जिनका भी। हो गया। जी जी हाँ, उनका आप उसकी लिस्ट देखिए, उसमें आप एज कैटेगरी देखिए, तो सब हर एज का इंसान है उसमें, 36 37 भी है, तो 24 23 ऐसे भी हैं। तो मतलब आपका नॉलेज, मैं नॉलेज को फोकस करूंगी कि जी जिसको भी नॉलेज होगा, और जो काम आप कर रहे हो और जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, अगर आप डीआई की जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको डीआई की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। आप बिल्कुल। क्या करोगे, आप कैसे करोगे, कोई प्रॉब्लम आ गई, अपने बारे में थोड़ा अपने पॉजिटिव थिंग्स कि भाई हाँ मेरे अंदर ये पॉजिटिव है और मैं कर लूंगा। वो पहले यही देखते हैं कि भाई आपको खुद के बारे में भी पता है या नहीं। आप अपने आप आप को बोल रहे हो कैसे अभी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक थोड़ा सा आपको मैम। अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, जी और मतलब एक ऐसा पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, और नॉलेज, मतलब ये चीजें दिखानी है, क्योंकि नॉलेज तो जरूरी है। तो सर नॉलेज होगा ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं बच्चों को कहूंगी कि इंटरव्यू के लिए अच्छे से पढ़े, जी जी तो मैम। इम्पोर्टेंट है। मैम कुछ की टेक अवे आप जो देना चाहें, जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी का सपना होता है, कोशिश होती है कि पहली कोशिश होती है कि हम ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर जो है चयनित हों।
और अगर पहली बार में हो जाते तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, अचीवमेंट होती है हमारे लिए। तो कुछ आप सजेशन अगर आप देना चाहें, क्योंकि आपको एक लंबे समय का जो है अनुभव भी रहा है, तो आप अगर अपना हाँ, अनुभव साझा करना चाहें और कुछ की टेक अवे बताना चाहें। तो मैं बच्चों को यही देना चाहती हूँ कि जो भी आपके गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट के आ रहे हैं, चाहे आपके डीआई है या ड्रग एनालिस्ट, जो भी फॉर्म आ रहे हैं आप उन्हें फिल करें और थोड़ा अपनी पढ़ाई को ना स्मार्ट लर्निंग करें। जैसे आप लोगों की जो एकेडमी है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई पढ़ाई करवा रहा है तो उसके साथ जुड़ जाए जी और आपको एक मार्गदर्शन भी मिल जाता है। उसका स्टडी मटेरियल ले लें और उस स्टडी जी मटेरियल को पढ़ें, क्योंकि बुक्स तो हमने पढ़ रखी है, जी जी जो है हमने बीकॉम वगैरह में पढ़ रखी है। जहाँ भी कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा आपको डीप देखना है तो आप उसे देख सकते हो, एक बार बुक से भी ब्रश अप कर लिया अपने आप को, थोड़ा रिविजन कर लिया। पर जो आप लोग जो पढ़ा रहे हो, क्योंकि क्या हो गया ना, जो बिल्कुल फ्रेशर है चलो उनके पास अगर टाइम है तो ठीक है, पर जब आप बीफार्म से निकलते हो तो कई लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, जी, पढ़ाई कई छूट लोग जाती है। जी जी कई लोग अपना मास्टर्स ही कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो जब जी सब कुछ इतने बिजी लाइफ स्टाइल है तो आप कैसे अपने आप के लिए अपने लिए समय निकालोगे? मैं खुद ही, मेरे दो बेटे हैं तो मेरे लिए तो जी खुद ही प्रॉब्लम हो जाती थी कि मैं कॉलेज में भी पूरा 9 to 5 आपका वर्किंग आवर है, फिर घर भी है, तो ये तो फिर मैं यही कहूंगी कि मैंने थोड़ा स्मार्ट लर्निंग करी। जो पढ़ा हुआ था बी फार्म और एम फार्म के टाइम पे वो तो था ही मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, पर जी आप लोगों की हेल्प लेके हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जी हर चीज बताते हो, क्वेश्चन को इतने बार पढ़ना है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आए तो ये घुमा के कैसे आएगा। तो बच्चों के लिए यही है कि भाई थोड़ा आप लोग जब हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं तो उन्हें अवेल करें और मेहनत जी करें। मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम एक एक लास्ट एस्पेक्ट थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा अहम मुद्दा उठाया है। बस 2 मिनट और आपका समय लूंगा। तो एक्चुअली नहीं इसमें सर, ये है कि मेरे पास क्योंकि और आप बीइंग एज ए फीमेल एक सोसाइटी में एक चैलेंज है, और उसमें भी अगर आप मदर हैं और वर्किंग वीमेन हैं, तो वो एक आपके लिए चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। तो इन सब सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच अपने आप को परफेक्टली कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाई, और यहाँ तक आप कैसे कैसे समय को मैनेज कैसे कर पाई, कितना आवर्स आप समय दे पाई, और टाइम का कैसे आप मैनेजमेंट कर पाई इन सब सारी जिम्मेदारियों के बीच, ये थोड़ा सा एक एस्पेक्ट जानना। सर, हाँ सर, टाइम का ऐसा है कि सर मैं थोड़ा ना हार्ड वर्किंग टाइप की लेडी हूँ, तो मुझे जी ये है कि अब अगर हमें करना है कोई तो चीज करना है करनी है, उसको। टाइम जी तो मैनेज करना पड़ेगा ना सर। मैं कह रही हूँ, मेरा एक छोटा बेटा तो बहुत ही छोटा है, एंड देन जी जी दे हैव स्कूलिंग आल्सो, दे हैव एग्जाम, उनके यस भी एग्जाम आते हैं, उनको भी हम स्किप नहीं कर सकते। जी पर इस डीआई के एग्जाम में सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा हमारे पास टाइम था, तो मतलब 5-6 मंथ का हमारे पास अच्छा टाइम था, तो मैंने वही मैंने कहा ना, मैंने स्मार्ट लर्निंग करी। मैं आपको सच जी मैम बताऊं, मैंने केवी की वो जो कोलोजी की बुक थी, मैंने एक दिन खोली और मैंने वो सीवीएस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पढ़ना शुरू किया, तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं पढ़ाई होगी, और कोलोजी क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है, बीफाम में जी ही जी पढ़ी थी, उसके बहुत बाद तो टाइम लग छूट जाएगा गया। उससे। और तो फिर वही होगा कि बस, और तब फिर मैंने देखा कि भाई स्मार्टली कैसे पढ़ना है, तो मैं यूट्यूब पे गई और मुझे आप लोगों की वो मिली, तो उसमें वीडियोस मिले, तो मैंने उसके थ्रू, पर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करती गई। जी जी आज चले, हर दिन किया, फिर बीच में अगर कंसिस्टेंसी एक एक हफ्ते, मेंटेन रही। हाँ, बीच में अगर एक हफ्ता मेरे कुछ घर में प्रॉब्लम है या एग्जाम है या कॉलेज में मुझे नहीं टाइम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने थोड़े दिनों बाद थोड़ा और पढ़ा, तो पढ़ा। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको करना है तो टाइम तो निकल ही जाता जी है ना, जी टाइम निकालना पड़ता है सर, टाइम तो निकालना बिल्कुल मैम, पड़ता है। अगर आपको कोई चीज आपके बस चाहिए एक है, एक गुडविल होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो टाइम आप मैनेज करेंगे खुद ही। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। और लेडीज के बारे में अगर मैं बात कहूँ, तो इस समय डीआई की जो 18 पोस्टें हमारी उत्तराखंड में निकली है, उसमें से 10 डीआई हैं, 10 जी डीआई जी मैम, लेडीज हैं। तो आप बिल्कुल समझिए बिल्कुल मैम। 10 लेडीज डीआई होना कितनी बड़ी बात है। जी और मैम, अगर मैं सही, मेरे ख्याल से मैंने तो क्योंकि 10 ही मैम काउंट ये की। लोक सेवा आयोग जितने भी हैं, चाहे यूपीएससी है ना, उसमें मतलब जो भागीदारी है महिलाओं की, उसकी बढ़ाने की जो है हमेशा ये लोग प्रमोट करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, हमारे समाज में भी लोग और आए सामने सर आए। हाँ, और जी महिलाओं भी ना, और महिलाओं के आप समझिए, जनरल का कट ऑफ गया है 59। जी जी और जी जनरल फीमेल, जो उत्तराखंड की जनरल, जो उत्तराखंड विमेंस के अंदर जो कैटेगरी थी, जो हम थी, उसकी उसका कट ऑफ उनकी गया हाई कट 63। ऑफ उनकी हाई कट उसकी ऑफ है। हाई कट ऑफ थी। जबकि जी हमें तो ये बोला गया था कोई नहीं, उत्तराखंड फीमेल का भी वो मिल जाएगा, अगर जी नॉर्मल जी नहीं होगा तो आपका उत्तराखंड फीमेल में ही हो जाएगा जनरल के अंदर। पर अब मैं ये देख रही हूँ कि भाई जनरल में ही फीमेल में ही मतलब आपका कट ऑफ गया, तो वो तो कंपटीशन है ठीक आपस रहा। में कितना। हाँ, वो तो ठीक रहा जी कि मैं उत्तराखंड फीमेल में ही चौथी रैंक है मेरी, तो मैं जी जी मतलब मैम
आ गई थी उसमें 64 मार्क्स से तो मेरे हो गया था। पर सर बच्चों को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा मेहनत करो। हम तो इस प्रोफ़ेशन में हैं 14 साल से, तो मैं देखती हूँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। थोड़ा नहीं मैम, सिंसियरिटी नहीं आती, है ना? नहीं, बीइंग थोड़ा एज ए फीमेल सिंसियर। मेंबर एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने लिए, एक एस्पेक्ट है सोसाइटी में, लेकिन इस रिजल्ट ने काफी कुछ चीजें जो है प्रूफ की हैं। और हुँ। अपने आप में ये रिजल्ट कुछ सामने में प्रूफ है कि मतलब आज काफी चीजें, काफी फील्ड में काफी अच्छी कर रही हैं जो महिलाएं। और हुँ, ऐसा ना हुँ। सोचे कि हमें बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड की जरूरत है, या फिर हम एज ए फीमेल नहीं मेंबर सर, है तो हम बढ़ बिल्कुल नहीं पाएंगे, नहीं। आगे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं गांव की पृष्ठभूमि की होती हैं तो वो शायद ऐसा सोच पाती हैं, या हाँ। उनके घर में ऐसा माहौल नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आज आज वो चीजें चेंज हो चुकी हैं, बिल्कुल ड्रास्टिकली चीजें चेंज हुई हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय दिया हमें। और जी, टेक्नोलॉजी तो है ही ना, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सबके पास एंड्रॉयड फोन है, कितनी जी देर मैम, लगती है, आप अपने एंड्रॉयड हेडफोन्स अपने अपने पर्सनल रख ही रखे हैं, तो यू जी कैन जी, यूज द टेक्नोलॉजी। एंड आप बिल्कुल लोग तो मैम। है ही। तो फिर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी है। मैम, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आपने जो है हमें समय दिया, और आपके इस एक्सपीरियंस को जो है कितने लोग जो है सीखेंगे इससे, क्योंकि सबका अपना नहीं, एक्सपीरियंस मेरी रहा आपने। कोशिश तो यही है सर, बच्चे सीखे, मैं उन्हें इंस्पायर कर सकूं। टीचर भी रहे हैं तो और कुछ नहीं, मेरे जितने 14 साल मैंने जितने बच्चों को जी पढ़ाया वो भी अगर इसे देखेंगे तो उन्हें भी बिल्कुल मैम, मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके जो इनसाइट्स हैं, आपके जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं, और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल मार्गदर्शन का काम करेंगे। थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू सर, मैं थैंक यू मैं सो अपनी मच। टीम की तरफ से मैम, और अपनी तरफ से बिल्कुल आपको विश देना चाहूंगा मैम। बहुत बहुत बधाई आपको इस उपलब्धि के लिए, और लाइफ में आप ऐसे बढ़ते रहिए और ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मच जी।